सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं दी वाटर डिवाइनर के बारे में। ये कहानी है जोशुआ की, जिसके 3 बेटों ने आर्मी में लड़ाई की थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और इन्हें खबर मिली थी कि उन तीनों की मौत हो चुकी है। लेकिन फिर भी जोशुआ अपने मरे हुए बच्चों की लाश ढूंढने के लिए निकलता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज हमारे तीसरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि सिनेमा शौकीन 3.0 को। हमारे कुल 4 चैनल्स हैं, जिनमें से हमारा तीसरा चैनल बहुत ही पीछे है, और उस चैनल पे आप लोगों के प्यार की वाकई में जरूरत है। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके जाएं हमारे तीसरे चैनल पे, और उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम तीसरे चैनल पर भी रेगुलर वीडियोज अपलोड करते हैं, और वहाँ पर आपको कुछ बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्में देखने को मिलेंगी। कहानी की शुरुआत होती है और हम मेजर हसन को देखते हैं, जो अपने सारे लोगों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है, और अब जल्दी यहाँ पे घमासान लड़ाई होने वाली है। तभी वो यहाँ पे एक बच्चे को देखता है, इसीलिए मेजर हसन उससे कहता है कि तुम जाओ और जाकर के अपने बाइनोकुलर्स को लेकर के आओ, और वो बच्चा यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो जैसे ही बच्चा यहाँ से निकलता है, हसन के सारे लोग हमला कर देते हैं, और वो गोलियां चलाते हुए पहुंचते हैं दुश्मनों के ट्रेंचेस के पास। तब उन्हें पता लगता है कि दुश्मनों ने यहाँ पे जाल बिछा रखा है, और सारे के सारे दुश्मन कब के यहाँ से जा चुके हैं, और यहाँ पे सिर्फ उनकी बंदूकें हैं, और उन लोगों ने बंदूकों को इस तरह से रखा था जिसे देख करके दुश्मनों को लगे कि वो अभी भी यहाँ पे है। इन ट्रेंचेस में ऑस्ट्रेलियंस और न्यूजीलैंड की आर्मी थी, जिसे इंजैक भी कहा जाता है, लेकिन अब वो सारे यहाँ से जा चुके हैं। इसीलिए पूरी गली पोली सेना यहाँ पे सेलिब्रेट करने लगती है। तभी वो बच्चा भागता हुआ आता है और कहता है कि मुझे आपका बाइनोकुलर नहीं मिला। तब हसन कहता है कि मेरे पास ही था मेरा बाइनोकुलर, और हमें समझ में आता है कि हसन ने जानबूझ के इस बच्चे को यहाँ से दूर भेजा था। तभी हम मेजर जमाल को देखते हैं, और उसे यहाँ पे एक बैट मिलता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि ये बैट किस काम का है, और उसे पता नहीं है कि इससे क्रिकेट खेला जाता है। उसे लगता है कि ये कोई हथियार है, इसीलिए वो बैट को अपने पास रख लेता है। और देखते ही देखते अब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, और 4 साल का समय बीत जाता है, और हमारे सामने आता है 1919 का दृश्य, और ये जगह होती है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर हम एक किसान को देखते हैं जिसका नाम है जोशुआ, और जोशुआ एक वाटर डिवाइनर भी है, यानी कि वो जमीन खोद करके पानी निकालता है, और वो पता लगा लेता है कि पानी कहाँ पे होगा। और हर रोज की तरह जोशुआ काम करता है, और एक जगह से फिर से पानी ढूंढ करके निकालता है, और खुश होकर के अपने घर पहुंचता है। तभी वो अपनी पत्नी को देखता है, जो अपने बच्चों के जूतों को साफ कर रही होती है। फिर वो जोशुआ को कहती है कि बच्चों के सोने का वक्त हो चुका है, इसीलिए उन्हें कहानियां सुनाओ। और जोशुआ एक खाली घर में जाकर कहानियां सुनाने लगता है, लेकिन जब वो कहानी सुना करके आता है, तब उसकी पत्नी रोने लगती है और कहती है कि तुम दिन भर पानी ढूंढते रहते हो, क्या तुम अपने बच्चों को नहीं ढूंढ सकते? और हमें पता लगता है कि इनके 3 बेटे थे, और तीनों ने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई की थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और तीनों शहीद हो गए। इसलिए जोशुआ की पत्नी इतनी दुखी रहती है, और वो मानसिक तौर पे बीमार भी है। फिर जोशुआ यहाँ पे अपने बच्चों की डायरी पढ़ने लगता है, और इसी बीच हमें युद्ध की कुछ झलकियां भी नजर आती हैं, जब इसके बच्चे युद्ध लड़ रहे थे। और ऐसे ही रात हो जाती है, और ये दोनों सो जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह जैसे ही जोशुआ की आंख खुलती है, वो भागता हुआ जाता है एक नदी की तरफ, और देखता है कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। इसीलिए अब जोशुआ पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई नहीं रहा, और वो ऐसे ही रोते रहता है। और पादरी के पास जाके कहता है कि वो अपना सब कुछ दान करना चाहता है, लेकिन पादरी उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो वापस आता है अपनी पत्नी के कब्र के पास, और उससे वादा करता है कि वो अपने तीनों बच्चों की लाशों को यहाँ पे लेकर के आएगा, और उसके पास उनका अंतिम संस्कार करेगा। इसीलिए बिना वक्त गवाए जोशुआ अब निकल पड़ता है टर्की के लिए। तभी हम हसन और जमाल को देखते हैं, और ये दोनों जाने वाले हैं गली पोली। और वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं, इनकी मुलाकात होती है कर्नल ह्यूज से। और ह्यूज यहाँ पे उन सारे लोगों की लाशों के लिए आया है, जितने भी लोगों की 4 साल पहले मौत हुई थी, और जितने भी लोग एंजेक की सेना में शामिल थे। इसीलिए वो हसन से भी मिलते हैं, और हसन कहता है कि सिर्फ तुम्हारे लोगों की मौत नहीं हुई थी, हमारे लोगों की भी मौत हुई है, और सबकी लाशें वहीं पे दफन है। तभी हम जोशुआ को देखते हैं, जो अब पहुंचता है इस्तांबुल, और यहाँ आने के बाद वो हर जगह पता लगाने लगता है कि वो कैसे जाएगा गली पोली। तभी से यहाँ पे एक आदमी मिलता है, और एक बच्चा भी मिलता है जिसका नाम है ओरहन। और ओरहन बार बार जोशुआ को कहता है होटल चलने के लिए, लेकिन जोशुआ उसे मना करता है। और इसी बीच जब वो एक पुलिस वाले से बात कर रहा होता है कि वो गली पोली कैसे जाएगा, तब पुलिस वाला कहता है कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ेगी। और अभी जोशुआ बात कर ही रहा होता है, तभी ओरहन उसका सामान उठा करके भागने लगता है, और जोशुआ उसका पीछा करने लगता है। तभी जोशुआ पहुंचता है एक होटल के पास, और ओरहन कहता है कि ये हमारा ही होटल है, और मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पे रुके। इसीलिए अब जोशुआ भी अंदर जाता है। तब वो अंदर ओरहन की माँ से मिलता है, जिसका नाम है आयश, और उससे बातें करने लगता है, और उसे बता देता है कि ये ऑस्ट्रेलियन है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन सुनने के बाद ऐश भड़क जाती है, और कहती है कि हमारे पास कोई भी कमरा नहीं है। तभी यहाँ पे ओरहन का अंकल आता है, जिसका नाम है उमेर, और उमेर कहता है कि यहाँ पे कमरा है। फिर वो जोशुआ को कमरा दे देता है, और ओरहन लेकर के जाता है जोशुआ को उसका कमरा दिखाने के लिए।
तब जोशुआ ओरहन से कहता है कि मुझे कल वॉर ऑफिस जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इसके लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। और ओरहन मान जाता है। लेकिन जैसे ही ओरहन यहाँ से जाता है, यहाँ पे ऐश आती है और जोशुआ से बातें करने लगती है कि वो यहाँ पे क्यों है। तब जोशुआ बताता है कि वो गली पोली जाने वाला है। तब इस बात को सुनने के बाद अब ऐश भड़क जाती है, क्योंकि युद्ध के साथ उसकी बहुत ही खराब यादें हैं। युद्ध में ही उसके पति की मौत हुई है, जब उसके पति ऑस्ट्रेलियन सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। इसीलिए ऐश ऑस्ट्रेलियन लोगों को भी पसंद नहीं करती। फिर वो जोशुआ से कहती है कि तुम्हें वहाँ जाना है तो जाओ, लेकिन ओरहन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और इतना कहने के बाद चली जाती है। लेकिन फिर भी सुबह सुबह ओरहन उसे लेकर के जाता है वॉर ऑफिस। और यहाँ पे जोशुआ बात करता है ऑफिसर से और कहता है कि वो गली पोली जाना चाहता है। तब वो ऑफिसर उसे मना कर देता है। फिर जोशुआ अपने बच्चों की तस्वीरें दिखाता है और बताता है कि वो वहाँ पे क्यों जाना चाहता है। तब भी वो ऑफिसर उसे मना कर देता है। इसलिए जोशुआ को वापस आना पड़ता है और ओरहन उसे लेकर के आने लगता है होटल। लेकिन बीच में उसे वो एक मॉस्क दिखाता है और जोशुआ को ये मॉस्क बहुत ही खूबसूरत दिखता है। फिर ये दोनों होटल चले आते हैं। तब ऐश यहाँ पे ओरहन पे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम क्यों गए थे वॉर ऑफिस? लेकिन ओरहन कोई भी जवाब नहीं देता। फिर अगली सुबह जोशुआ आता है ब्रेकफास्ट के लिए। तभी यहाँ पे ऐश के पिता चले आते हैं और वो टर्किश में बातें करने लगते हैं, जो जोशुआ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पे ऐश नाश्ता लेकर के आती है जोशुआ के लिए। तब जोशुआ कहता है कि मुझे बॉइल्ड एग चाहिए, मैं ये सब नहीं खाता। तब ऐश यहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती है और दोबारा वो उसके लिए अंडे लेकर के आती है और कहती है कि मेरे पिता पूछ रहे थे कि तुम यहाँ पे क्यों हो। तब जोशुआ पूरी बात बताता है और कहता है कि मेरे 3 बेटों ने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई की थी, फिर इन तीनों की मौत हो गई और उस सदमे ने मेरी पत्नी की भी जान ले ली। इसीलिए अब मैं अपने बच्चों की लाशों को ढूंढने आया हूँ। तब इस बात को सुनने के बाद अब ऐश भी चौंक जाती है और उसे समझ में आता है कि इसकी कहानी और जोशुआ की कहानी बिल्कुल सेम है। इसीलिए वो जोशुआ को कहती है कोई भी तुम्हें गली पोली नहीं जाने देगा, इसीलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें घूस खिलाना पड़ेगा। तुम मछुआरों को पैसे दो और वो तुम्हें वहाँ तक लेकर के जाएंगे। और जोशुआ भी ऐसा ही करता है। वो यहाँ से निकलने लगता है। तभी ओरहन उसके पास आता है और अपने पिता की तस्वीर देता है और कहता है कि आप मेरे पिता को भी जरूर ढूंढना। ओरहन को अभी तक पता नहीं है कि उसके पिता मर चुके हैं और जोशुआ को अब तक ये बात पता नहीं थी कि ओरहन का पिता कौन है। उसे लगता था कि ओमेर ही ओरहन का पिता है। और अब जल्दी ही जोशुआ मछुआरों की मदद से पहुंचता है गली पोली। तब यहाँ के पुलिस वाले उसे पकड़ करके ले जाते हैं ह्यूज के पास। तब जोशुआ ह्यूज को पूरी बात बताता है और ह्यूज कहता है कि हमसे जितना हो सकेगा हम उतना आपकी मदद करेंगे। तब जोशुआ अपने बच्चों की लोकेशन बताने लगता है कि आखिरी बार बात हुई थी तब वो कहाँ थे। तभी उसके डायरी से उसके बच्चों की तस्वीरें नीचे गिरती हैं और यहाँ पे मेजर हसन भी होता है। तब हसन उन तस्वीरों को उठा लेता है और तस्वीर को देखने के बाद वो पहचान जाता है इनके बेटों को और कहता है कि मैंने इसे देखा है। तभी ह्यूज कहता है कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन इस आइलैंड पे आप नहीं रह सकते क्योंकि ये यहाँ के नियमों के खिलाफ है। लेकिन जोशुआ किसी की नहीं सुनता और वो आइलैंड पर ही रहता है। तब ह्यूज बात करता है हसन से और जमाल से और वो दोनों कहते हैं कि हमें उस आदमी की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ अपने बच्चों की लाशों को देखने के लिए इतनी दूर से आया है। इसीलिए अब सारे लोग उसकी मदद करने लगते हैं और जोशुआ हर जगह अपने बच्चों को ढूंढने लगता है। तभी हमारे सामने युद्ध का दृश्य आता है और यहाँ पर हम जोशुआ के तीनों बच्चों को देखते हैं और तीनों बहुत ही अच्छे योद्धा थे और वो टर्किश आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे और बहुत सारे लोगों को मारा था और वो जमाल को भी मारने वाले थे। लेकिन जमाल मुर्दे की तरह सो गया, इसीलिए उन लोगों ने जमाल को छोड़ दिया और ऐसे ही लड़ते रहे। तभी इन तीनों भाइयों में से एक भाई का पैर पड़ गया लैंडमाइन पे और वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया। फिर वो अपने बाकी भाइयों को रोकने लगा और कहने लगा कि इधर मत आओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन दोनों भाई उसे बचाने के लिए आए और तीनों की मौत हो गई और अब सारे लोग ऐसे ही उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक सिपाही को उसका बैच मिलता है और वो बैच ले जा करके देता है जोशुआ को। ये उसके 3 बेटों में से एक बेटे का बैच है, लेकिन जिस सिपाही ने इस बैच को ढूंढा है वो बहुत दुखी है। इसलिए वो जोशुआ को बता देता है कि हसन की वजह से आपके बेटों की मौत हुई है। तब जोशुआ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हसन पे हमला करने जाता है, लेकिन बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं और ह्यूज आदेश देता है कि इसे जल्दी यहाँ से बाहर भेज दिया जाए। फिर जोशुआ को बंद कर दिया जाता है और थोड़ी देर के बाद उसके पास ह्यूज जाता है और वो एक और टैग उसे देता है और कहता है कि दूसरे बेटे का भी टैग मिल गया, लेकिन हमें आपके तीसरे बेटे का टैग नहीं मिल रहा, आपके सबसे बड़े वाले बेटे यानी आर्थर का। तब ह्यूज कहता है कि मेरे बेटे एक पास ही होने चाहिए, वो कभी भी भाइयों का साथ नहीं छोड़ते थे। तब ह्यूज उसे समझाता है और कहता है कि हम उसके टैग को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके दोनों बेटों को आपको अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। और जोशुआ ऐसा ही करता है, उन दोनों का अंतिम संस्कार करता है और उन्हें उनकी मनपसंद कहानियां सुनाता है उनके कब्र के पास बैठ के। तभी यहाँ पे जमाल आता है और कहता है कि यूनानियों ने हम पे हमला कर दिया है, लेकिन हसन इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका पूरा ध्यान है जोशुआ की तरफ। इसीलिए वो जाता है जोशुआ के पास। तब जोशुआ उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं आप पे हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन बेटे की लाश देखने के बाद मैं पागल हो गया था। तब हसन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ और इतना कहने के बाद वो उसे एक लिस्ट दिखाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आपका बड़ा बेटा अभी भी जिंदा है और वो टर्की के बाद एक और जगह युद्ध पे गया था। तब इस बात को सुनने के बाद जोशुआ बहुत खुश होता है और वो उस जगह का पता लेता है और वापस आ जाता है इस्तांबुल। तब वो देखता है कि ओरहन के घर पे सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ओरहन जैसे ही जोशुआ को देखता है वो अपने पिता के बारे में पूछता है। तब
तब जोशुआ कहता है कि मुझे वो कहीं नहीं मिले और अगले दिन वो पहुंचता है वॉर ऑफिस और हसन से मदद मांगता है, लेकिन हसन यहाँ पे मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि यूनानियों ने इन पे हमला किया हुआ है। तभी जोशुआ को वो सिपाही देख लेता है जिसने उसे गली पोली जाने से मना किया था, इसीलिए वो उसका पासपोर्ट मांगता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा अब। लेकिन जोशुआ कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा बड़ा बेटा कहीं के जेल में है, इसीलिए मुझे पता लगाना है, लेकिन यहाँ का ऑफिसर उसकी मदद करने से मना कर देता है। फिर जोशुआ यहाँ से निकलने लगता है, तब उसे एक और ऑफिसर मिलता है और वो रात में उसे एक जगह पे बुलाता है। फिर जब जोशुआ वहाँ पे पहुंचता है तब उसे हसन मिलता है और अब ये लोग उसे धमकी देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा और अब दोबारा कभी भी वॉर ऑफिस मत आना। इसीलिए जोशुआ वापस चला आता है ओरहन के पास और वो अपना पूरा समय ओरहन और ऐश के साथ बिताने लगता है और ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। लेकिन अब ऐश अपने कमरे में जाकर के बहुत रोती है क्योंकि वो अपने पति को याद कर रही होती है और घर के सारे लोग उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो उमेर से शादी कर ले। और दूसरी तरफ जोशुआ अपने बेटे के बारे में पता लगाना चाहता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी सुराग नहीं मिलता। तभी हम उमेर को देखते हैं जो आता है ऐश के पास और कहता है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। तब ऐश कहती है क्योंकि तुम्हारी पहले से एक पत्नी है और अभी मैं बिल्कुल भी तुमसे शादी करने को तैयार नहीं हूँ। तब इस बात को सुनने के बाद उमेर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ऐश को पीटने लगता है। तभी यहाँ पे ओरहन आ जाता है। तब वो ओरहन को सच्चाई बता देता है और कहता है कि तुम्हारे पिता कब के मर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ये सच्चाई तुमसे छुपाती रही है। तब इस बात को सुनने के बाद ओरहन रोने लगता है और वो भागता हुआ जाता है जोशुआ के पास। और दूसरी तरफ उमेर यहाँ पे पीट रहा होता है ऐश को और जोशुआ इन चीजों को नहीं देख पाता, इसीलिए उमेर को पीटने लगता है। तब उमेर यहाँ से गुस्सा होकर के चला जाता है और कहता है कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तब इस चीज को देखने के बाद अब ऐश गुस्सा करने लगती है जोशुआ पे और कहती है कि तुम मेरी जिंदगी को और भी ज्यादा मुश्किल बना रहे हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। और जोशुआ भी अपनी चीजें पैक करके जाने लगता है। तब ओरहन उसे रोकता है, लेकिन जोशुआ नहीं रुकता। वो उसे अपनी किताब देता है और बाहर निकल जाता है। तभी उमेर के लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे पीटने लगते हैं और जोशुआ भी उनका मुकाबला करता है। तभी यहाँ पे मेजर जमाल चला आता है। फिर वो जोशुआ को बचा लेता है और लेकर के जाता है हसन के पास। तब हसन बताता है कि मुझे पता है कि आर्थर कहाँ पे हो सकता है। और अब हसन यहाँ पे माफी भी मांगता है जोशुआ से और कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था, लेकिन अब मुझे पता है तुम्हारा बेटा कहाँ है। फिर वो उसे एड्रेस बता देता है और जोशुआ होटल लौट करके आता है क्योंकि उसका बैग यहीं पे छूट गया है। तब उसे ऐश देख लेती है और वो उससे माफी मांगती है। फिर वो उसके लिए खाना बनाती है और ये दोनों अच्छा समय बिताते हैं और जोशुआ यहीं पे रहता है। तभी बाहर पुलिस वाले आ जाते हैं क्योंकि वॉर ऑफिस से आदेश आया है कि जोशुआ को कैसे भी उसके देश वापस भेजना है। लेकिन ऐश इन चीजों को देख लेती है, इसीलिए वो जोशुआ की मदद करती है यहाँ से भागने में और जोशुआ भागता हुआ पहुंचता है हसन के पास। तब हसन और जमाल उसे लेकर के जाने लगते हैं उस जगह पे जहाँ पे आर्थर होगा, इसीलिए अभी लोग बैठते हैं एक ट्रेन में। तब जमाल बैट को निकालता है जो बैट उसे युद्ध के दौरान मिला था। तब जोशुआ इन्हें सिखाने लगता है कि बैट से कैसे खेलते हैं और ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यूनानी इन पे हमला कर देते हैं और वो देखते ही देखते सारे लोगों को मार देते हैं। लेकिन हसन और जमाल यहाँ पे यूनानियों को मना करते हैं और कहते हैं कि जोशुआ को कुछ मत करना क्योंकि वो टर्किश नहीं है, वो बस हमारा कैदी है। इसीलिए वो लोग जोशुआ को छोड़ देते हैं। लेकिन जमाल और हसन को बाहर लेकर के जाते हैं और उन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी जोशुआ उन पे हमला कर देता है और सब आपस में लड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई के दौरान जमाल की मृत्यु हो जाती है, लेकिन हसन और जोशुआ जिंदा बच जाते हैं। फिर वो यूनानियों के घोड़े को लेकर के अपने सफर पे निकल पड़ते हैं और बहुत दिनों का सफर तय करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं गांव में। तब जोशुआ यहाँ पे एक विंडमिल देखता है और वो देखते ही समझ जाता है कि ये जरूर आर्थर ने बनाया होगा, इसीलिए वो घर के अंदर जाता है। तब उसे आर्थर नजर आता है और ये दोनों एक दूसरे को देख करके भावुक हो जाते हैं। तब आर्थर यहाँ पे जोशुआ से अपने माँ के बारे में पूछता है। तब जोशुआ कहता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तब इस बात को सुनने के बाद आर्थर और भी ज्यादा टूट जाता है। तब जोशुआ कहता है कि अब घर चलने का वक्त आ चुका है। तब आर्थर कहता है कि मैं घर नहीं जाऊंगा। फिर जोशुआ पूछता है कि क्यों। तब यहाँ पे हमें एक और बात पता लगती है कि आर्थर ने अपने एक भाई को मारा था क्योंकि जब इनका पैर लैंडमाइन पे पड़ा था तब इनका छोटा भाई बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था और वो दर्द से कराह रहा था। उसे पता था कि वो जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए उसने आर्थर से आग्रह किया कि वो उसे मार दे क्योंकि वो आराम से मरना चाहता है, ना कि तड़प तड़प के। लेकिन आर्थर बिल्कुल उसे नहीं मारना चाहता था, लेकिन अंत में उसने अपने भाई के सर में गोली मारा। इसीलिए आर्थर अपने घर नहीं जा सका क्योंकि अपने माता पिता से नजरें नहीं मिला पाता। तब इस बात को सुनकर जोशुआ कहता है कि ये बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैंने अपने बच्चों को युद्ध पर भेजा। इसीलिए अगर सजा देनी है तब तुम मुझे सजा दो, अपने आप को सजा देना बंद करो। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी इन्हें फिर से गोलियों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं और जोशुआ बाहर आता है। तब हसन उसे बताता है कि यहाँ पर भी यूनानी आ रहे हैं, इसीलिए अब मैं उन्हें रोकने जा रहा हूँ, तब तक तुम अपने बेटे को लेकर के यहाँ से निकलो। और इतना कहने के बाद हसन गुड बाय कहता है और यहाँ से चला जाता है। तब जोशुआ अपने बेटे को लेकर के भागने लगता है और यूनानी इन पे हमला कर रहे होते हैं। तब ये लोग भागते भागते पहुंचते हैं एक लेक के पास। तब आर्थर पहले अपने पिता को जाने के लिए कहता है, लेकिन आर्थर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बगैर अब कहीं नहीं जा रहा, इसीलिए पहले तुम जाओ। तब जोशुआ को पता लगता है कि आर्थर अभी भी नहीं जाना चाहता। तब जोशुआ कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तब मैं भी नहीं जाऊंगा, या तो हम साथ जाएंगे या फिर यहाँ पे साथ मरेंगे। तब आर्थर अपने पिता की बात मान लेता है और ये दोनों लेक में कूद जाते हैं और जल्दी ही पहुंचते हैं इस्तांबुल। फिर जोशुआ
जोशुआ आर्थर की बाल और दाढ़ी कटवाता है और लेकर के पहुंचता है ओरहन के होटल में। तब ओरहन जोशुआ को देखने के बाद खुश हो जाता है और जोशुआ को पता लगता है कि ऐश बाहर है, इसलिए वो बाहर चला जाता है। तब ऐश उसे एक कॉफी देती है और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखने लगते हैं और इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार होता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।